AC पास थ्रू रेजिस्टेंस। AC को जब रेजिस्टेंस में से पास किया जाता है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, रेजिस्टेंस कैसा रिस्पॉन्स देगा AC को, अभी इस टॉपिक में हम उस चीज़ को देखेंगे। तो पहले हम एक सर्किट बनाएंगे, उसमें AC को पास करेंगे और हम देखेंगे कि जब AC को रेजिस्टेंस में से पास करते हैं तो रेजिस्टेंस वैसा ही एक्ट करता है जैसा वो DC के साथ करता है, यानी कि वो AC को भी रजिस्ट करेगा एज लाइक DC। तो देखिए, लेट अस सपोज वी हैव ए रजिस्टर R, इसके अंदर हम AC को पास कर रहे हैं बेटा। AC की वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 साइन ओमेगा t से। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट होगा वो होता है V/R। V मतलब वोल्टेज जो यहाँ पे हमने ले रखी है E0 साइन ओमेगा t डिवाइड बाई R, यानी ये वोल्टेज हमने यहाँ ले ली। तो यहाँ करंट कितना आ गया, करंट आ गया I0 साइन ओमेगा t। हमने E0 बाय R को I0 पुट कर दिया। दिस इज योर करंट, मतलब जब AC को पास करेंगे तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा। तो इन दोनों से हमें क्या पता लगता है कि जो साइन ओमेगा t EMF में है वही साइन ओमेगा t हमारा करंट में है, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगी वैसे वैसे करंट भी वोल्टेज करेगा। अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा रेजिस्टेंस में, अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। फिर अगेन अगर EMF डायरेक्शन चेंज कर रही है तो करंट भी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि देखो, जो करंट है, करंट की वैल्यू लेस देन E0 है, क्योंकि करंट के केस में R से हमने डिवाइड किया है, यानी जो वैल्यू ऑफ करंट है वो वोल्टेज से थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो वो करंट को खींचेगा आगे जाके। तो ऐसा ही केस DC में भी होता है। तो AC को जब हम रेजिस्टेंस में से पास करते हैं तो AC जैसे DC को रोकता है वैसे ही वो AC को भी रोकेगा। रजिस्टर क्या करता है, जो DC है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे उनको रजिस्ट करेगा AC में भी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको भी रजिस्ट करेगा, यानी दोनों के लिए इक्वल इफेक्ट है। अब अगर मैं इसको फेजर डायग्राम से आपको समझाऊं, फेजर डायग्राम बेसिकली क्या होता है, फेजर क्या होता है, कोई भी रोटेटिंग वेक्टर अगर किसी टाइम वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे उसे फेजर कहते हैं। तो मैं कोई भी एक एरो लूंगा जो कि रोटेट कर रही है और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसे फेजर कहते हैं। तो लाइक अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो यहां देखिए EMF इधर जा रही है, E0 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो ओमेगा t है, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट हो रही है। जो करंट है वो इसके पीछे रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी EMF से कम होगी। तो ये दोनों का सेम फेज है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि ये सेम फेज है। जो एंगल EMF बना रही है वही एंगल करंट बना रहा है। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये I0 है, ये E0 है, मतलब ये E0 हो गया, ये I0 हो गया। तो ये जो डॉटर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ EMF रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। और ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी E इक्वल टू E0
साइन ओमेगा टी है। दिस इज ईएमएफ, यानी एट एनी टाइम पे आई कितना है वो पता लग गया, ई कितना है वो पता लग गया। ये वर्टिकल कंपोनेंट में लेते हैं। अगर आप इसको कॉस ओमेगा टी में लिखोगे तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट में लेंगे आप। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज करंट, ये है वोल्टेज, ये टाइम है। हाफ टाइम में दोनों जीरो हो रहे हैं, टी टाइम में जीरो हो रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, ये ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। यानी कि दोनों सेम टाइम पे जीरो हैं, सेम टाइम पे मैक्सिमम है, फिर सेम टाइम पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो एसी को जब हम रजिस्टर में से पास करते हैं तो करंट एंड ईएमएफ की जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, उनका फेज सेम रहेगा। देखिए इसको,